स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या आप सभी सही हैं, स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया। अब ये बड़े बड़े लेटर कौन लिख के भेज रहा है? अनूप खनादे सर, आज मेरा सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे है। आपसे जीके पढ़कर मेरा जीके बहुत अच्छा हो गया है। सुबह आप आते ही सबसे सेशन की शुरुआत में ऐसी खबरें सुनाते हो ना, दिल दुखता है यार। आप लोग लास्ट सेशन खत्म करके जा रहे हो यार। चलिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं। जीवन में आप खूब तरक्की करें। मैं एकदम अच्छा हूँ, सब आप लोग बढ़िया हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी साथियों को। गौरव प्रभात सर, एक बात समझ नहीं आती है कि कोई भी एक्ट आता है या कोई न्यू लॉ आता है तो उसकी डेट प्रीवियस कैसे चूज कर लेते हैं। कट ऑफ डेट में तो डिसाइड किया जाता है कि उसमें कौन सी चीज का प्रभाव ज्यादा रहा था, है ना। जैसे आपने सीएए का उदाहरण लिया है, तो सरकार ने 5 साल का क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए, क्योंकि उसके लिए जो भारत के अंदर बहुत साल से लोग रह रहे हैं, उनको 5 साल रहने पर ही भारत की नागरिकता दी जा सकती है। हाँ जी। कमल झा आज बहुत दिनों बाद, नहीं, कोमल झा बहुत दिनों बाद लाइव आई हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ऋषभ है ना भाई, सही है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। विकास गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार डाउट ले लो। हाँ बताओ भाई विश्वनाथ, डाउट ले लेते हैं। हमारा तो क्या है, जो आप कहोगे वो ले लेंगे। एस के सागर, बहुत सारा आशीर्वाद। सर आशीर्वाद दे दो, सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है आपसे पढ़कर। मेरा जीके मस्त हो गया है भैया, बहुत सारा आशीर्वाद। बढ़िया से एग्जाम निकालिए, सफल होकर मिठाई खिलाने आइए। हाँ जी। ये जितने भी लोग यहाँ पर लास्ट वाली बात लिखे जा रहे होते हैं, ये अपना एक सेशन पूरा कर चुके हैं, है ना। चलिए, एलेक्स पटेल को मेरी आवाज बहुत प्यारी लगती है। अरे भाई साहब, सही है। गांधी जी की फुल स्टोरी बताइए ना। अरे भैया, वही है, समय का किल्लत है, लेकिन किसी दिन करेंगे गांधी जी के बारे में चर्चा, है ना। चलिए शुरू करें। किसी दिन ऐसा करूंगा ना कि मैं, मतलब वो जो मेरी तरफ से मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, जिसमें जैसे अभी मोटिवेशनल स्टोरी ली थी महाराणा प्रताप की, ऐसे ही मतलब किसी दिन और एक सेशन कर लेंगे, तो ऐसे इन्हीं महापुरुषों से जुड़ी हुई गाथाएं जो है ना, उनको सुन लेंगे अपन, ठीक है। हाँ, एक दिन महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो है वो बातें चर्चा करेंगे, है ना। हाँ जी, बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कहना कि भैया डाउट ले लीजिए, तो अपन डाउट ले लेते हैं। और आप चाहते हैं कि सर कंटिन्यू कर दो, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपकी जो चाहत हो वो बता दो। डाउट वर्सेस क्लास। और डाउट अगर लेना है तो मैं काम करता हूँ, एक काम करिए, क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए, रिपीटेटिव मत डालिए। अभी शुरुआती 10 मिनट में किसी के अगर डाउट है जो मैंने पढ़ाया है उससे, बस वही लूंगा। दाएं बाएं की बातें मत पूछना। जो आपने पॉलिटी पढ़ करके जो अपने अंदर क्यूरोसिटी पैदा की है, वो वाले डाउट्स नहीं पूछने हैं। उसके लिए गूगल है, गूगल से पूछ लो। जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, है ना। तो जल्दी से एक काम करो, शुरुआती 10 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाफट पूछो। क्वेश्चन टैब में अपने क्वेश्चन डालना शुरू कर दो, लेकिन रिपीटेटिव एक ही क्वेश्चन को बार बार मत डालना, ठीक है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को लगता है, और क्वेश्चन के अंदर अगर रिपीटेटिव चीजें हुई तो फिर मैं नहीं लूंगा। हिमानी, इसके बारे में लास्ट में पता चल जाएगा। गांधी जी की फुल स्टोरी, फिर वही बात, मैं जो बोल रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा है। सपना अभी आएगा, सब पता चल जाएगा। गुरुजी टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, वही सवाल मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। जूम के लिए पहले बोले थे, पर अभी तक नहीं हुई। विकास जल्दी करेंगे, लेकिन ये फिर पढ़ाई का डाउट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव जो आदेश का पालन करे, लेजिस्लेटिव जो आदेश दे, है ना। सरल रूप से समझिए कि लेजिस्लेटिव विधानसभा और विधायिका है, विधानसभा और संसद है, और एग्जीक्यूटिव जो लोग मंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं या फिर जो आईएएस अधिकारी हैं, ये एग्जीक्यूटिव है।
जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, श्वेता, जस्टिसेबल का मतलब है जिसको ना करने पर आप कोर्ट जा सके, जैसे कि मूल अधिकार। नॉन जस्टिसेबल जिसको ना पूरा होने पर भी आप कोर्ट ना जा सके, जैसे कि डीपीएसपी। प्रतीक कुमार, आर्टिकल 29-30 के अंदर बेटा एक में प्रबंधन है, एक में स्कूलिंग है। नोट्स कैसे बनाए करंट अफेयर से? सूरज ये सवाल यार फिर वही गलत बात है। हाँ, काउस लेटर बैन होगा तो विशाल लिख रहे हैं काउस लेटर बैन होगा तो मुस्लिम कम्युनिटी तो विरोध करेगी ना सर। अरे भाई क्या गजब बात कर रहे हो, क्यों विरोध करेगी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काउस लेटर? क्यों मतलब वो है, मतलब उनके लिए क्या जरूरी क्यों है? मतलब गजब बात कर रहे हो यार, कुछ भी। आर्टिकल 21 को अलग से क्यों लिखते हैं दिलीप? अलग से आर्टिकल है तो लिखते हैं बेटा, है ना। जैसे अपन लिखते हैं कि पार्ट्स के अंदर हम बात करते हैं, पार्ट 9A वगैरह हम बात करते हैं, पार्ट 4A बात करते हैं। एग्जैक्टली कोई भी नया आर्टिकल ऐड करना था तो आप में से कुछ सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सर एंड में ऐड क्यों नहीं कर दिया। लेकिन शिक्षा जो है वो जीवन के अधिकार के बराबर ही है, इतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन के अधिकार के जस्ट बगल में इसको रखा हुआ है। शुभम इसमें पूछना क्या चाहते हो? फोटो तो भेज दी, लेकिन पूछना क्या चाहते हो? हाँ भाई, आर्टिकल किसको अलग से समझा दिया मैंने? 26-28 क्या होता है? 26 और 28 में क्या होता है? रविंद्र जो लिखा है वो होता है यार, पढ़ो 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 ना थोड़ा सा। गौरव प्रभात पूछ रहे हैं कि सर आधा बताया आपने, थोड़ा सा रह गया था मेरा आर्टिकल 20 वाला, प्लीज रिपीट करना, मजबूरी है, सॉरी सर। बेटा वो ऐसा नहीं है, इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आर्टिकल 20 के अंदर जो बातें थी जरूरी वो मैंने सारी आपको बता दी थी ना। नो पोस्ट फैक्टो, नो डबल, मतलब नो एक्स जियो पार्टी, है ना। तो नो एक्स जियो पार्टी का मतलब हुआ कि नो डबल जियो पार्टी, यानी किसी को एक ही चीज के लिए दो बार वो नहीं दिया जा सकता। और दूसरा नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जो पहले हो चुका है उसके ऊपर कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। दो बार सजा नहीं, और एक बार एक व्यक्ति को जो सजा दे दी गई है वो दोबारा नहीं दी जाएगी, पुरानी डेट से नहीं दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन स्टेटरी बॉडी क्या है? स्टेटरी बॉडी है श्रुति, जिसके कानून के द्वारा जिसको बनाया जाता है। जैसे कानून के द्वारा बनाया जाता है, लेट्स से कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसे कानून के द्वारा बनाया जाता है, तो वो क्या है? मतलब स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। अगर कोई महिला की पढ़ाई लिखाई माँ बाप ना बंद कर दी हो तो 15-16 साल में विवाह कर दे, तो इसके विरुद्ध कोई प्रावधान है क्या? ब्रिजेन मालविया, बिल्कुल है भैया, है ना। चाइल्ड मैरिज अब्यूज तो है ही, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारे लीगल कानून है, फ्रेमवर्क है, बाल विवाह अपराध अधिनियम है। हाँ, मूल अधिकार के तहत इसको डिराइव किया जा सकता है, लेकिन हर चीज मूल अधिकार से आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई बाल विवाह नहीं होता है ना। हाँ, स्मित शाह, अभी हम चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा। आर्टिकल 13 क्लियर कर दीजिए। आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो कि मूल अधिकारों को खत्म करता है या कम करता है तो उन आर्टिकल्स को हटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें विधि सम्मत नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई भी कानून आपने ऐसा बनाया, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कानून ऐसा बनाया जिसमें आपने ये लिख दिया कि सभी व्यक्तियों को लेट्स से घर से बाहर निकलने पर अपनी जानकारी देनी होगी, या फिर सबको अपने घर के अंदर सर्विलांसेस देने होंगे, सबको अपने लिए जीपीएस फिट करवाना होगा, तो फिर सरकार मतलब इस बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल कर रहा है, मूल अधिकार को कर्टेल कर रहा है। सौरभ लिख रहे हैं कि सर जीके के लिए बुक लेना जरूरी है क्या? बेटा बिल्कुल जरूरी है, और बुक जरूर पढ़िए, कोई सी भी पढ़िए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, है ना। हाँ राजन, कह सकते हैं दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि हर जगह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। आईएएस ऑफिसर इलेक्शन लड़ सकता है कि? बिल्कुल लड़ सकता है बेटा, उसको सेलेक्ट अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रोहिबिशन में मना किया जाता है, सर्टियोरी में बेयर ग्रिल्स उस केस को अपने पास मंगा लिया जाता है। क्यू वारंटो का मतलब होता है किसी से ये पूछना कि आप इस पद पर किस हैसियत से बैठे हैं। सौरभ, आर्टिकल 13 मैंने समझा दिया दीपक सैनी। मैंने आपको क्या कहा, मान लो आपने कोई भी ऐसा कानून बनाया जो मूल अधिकार को कर्टेल कर रहा है, कम कर रहा है, काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उन कानूनों को रद्द कर दे, उन प्रस्तावों को, उन बिलों को रद्द कर दे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 के अंदर आता है। दूसरा आर्टिकल 13 में ये भी आता है कि अगर दो कानून ऐसे हैं जिनको कि पुराने समय से लागू किया गया है तो नया कानून प्रिवेल करेगा, नंबर 2। नंबर तीसरा पार्ट उसके अंदर आर्टिकल 13 में ये है कि अगर मान लीजिएगा कि कोई आर्टिकल मतलब कोई कानून आपने बनाया जिसका कोई एक हिस्सा ऐसा है जो कि कानून सम्मत नहीं है, यानी मूल अधिकारों के खिलाफ है, पूरा कानून ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो हिस्सा उसका यूजलेस है उसे हटा दिया जाएगा। जूही गुप्ता, थैंक यू सो मच बेटा।
अच्छा, आप यहाँ तक पहुंच गई, काफी ज्यादा खोज भाल करके आई। और क्या है, एडम स्मिथ, अगर कोई किसी से ऊपर झूठा केस करे और पुलिस भी उसी के साथ मिलकर गलत केस करे, मदद करे, तो करते हुए लिए कौन सा आर्टिकल के तहत इस केस को चैलेंज किया जा सकता है? एज सच तो देखिए, मतलब झूठा केस जब भी होगा तो आपके मूल अधिकारों का हनन है, वो मूल अधिकार का हनन कौन सा है? या तो आर्टिकल 20 ब्रीच किया जाएगा या 22 किया जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती आपको उठा के डाला गया। दोनों ही ब्रीच हो गए तो फिर हैबियस कॉर्पस होता है। लेकिन अल्टीमेटली सच के लिए आपको बाद में भी आकर के अपने मूल अधिकार को, जीवन की रक्षा के अधिकार के तहत लड़ना पड़ेगा। जैसे नंबी नारायण ने लड़ा और बहुत बड़ी राशि उन्होंने सरकार से वसूली। नंबी नारायण रॉकेटरी वाले, है ना, इसरो वाले। आज एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर हालत पेट में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बहुत देर बैठा रहता हूँ तो पेट में ऐंठन सी आ जाती है ना, तो वो पूरा की पूरा पेट ऐसा जम चुका है, बैठा नहीं जा रहा है। एक्सरसाइज कर चुका हूँ 1 घंटे लगातार। हाँ, चीजें, हालत खराब हो रही है। मिठाई कैसे पहुंचाएं? आप एड्रेस तो बताते नहीं है। एड्रेस 30 मई तक बता दूंगा। अभी आप लोगों के लिए एक एड्रेस वाली जगह बना रहा हूँ जहाँ चीजें भेज सके मिठाई भेज सके, है ना। डसॉल्ट एविएशन बेटा कंपनी का नाम है ना। महाभियोगी प्रयोग केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है, पर एनटीपीसी में आया कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और यूपी प्रेसिडेंट के लिए हटा होता है। सही बताइए कौन सा है? केवल प्रेसिडेंट। निखिल, है ना। अब जो एनटीपीसी में सवाल बनाने वाले हैं वो भी क्या है, वो तो आप बात अलग है। लेकिन मुद्दा ये है कि मैंने आपको किताब में से, संविधान में से पढ़ के सुनाया था। है क्या उल्लंघनीय है क्या? ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आर गुड बिकॉज दे देयर एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटिश। गांधीयन है क्या? नहीं, अनगांधीयन नहीं है। मैंने कहाँ कहा दीपांशु ऐसा? बिल्कुल नहीं कहा। उसका 17.5 है, जब कुछ कोर्ट में आगे जाए तब उसका आग 18 तक किया जाएगा। तो क्राइम के समय की एज काउंट की जाती है पल्लव। कोई क्राइम व्राइम करने का सोच रहे हो क्या? स्टेट अपने लिए इमरजेंसी लगा सकता है क्या? स्टेट इमरजेंसी नहीं होती, केवल केंद्र ही लगाता है। ठीक है, विश्वरंजन, अगर चाइना वेपन बना दिया कोरोना जैसे और सारी दुनिया को खत्म करेगा तो सारे कंट्री क्यों उस पर अटैक नहीं कर देते? बता दीजिए। विश्वरथ, तुम भावनात्मक रूप से सवाल पूछ रहे हो, हालांकि सवाल कोई औचित्य नहीं है। अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो चाइना व्यापार किसके साथ करेगा? ऐसा सब बकवासबाजी होती है ये सब, है ना। चाइना को तभी एग्जिस्ट करना, कोई भी देश अकेला थोड़ी सर्वाइव कर सकता है। आप लोग ही नहीं होंगे दुनिया पे तो व्यापार किसके साथ करोगे? राजस्थानी नहीं बेटा, ऑप्शनल नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आईपीसी क्या होती है शुभम शुक्ला? आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत सजा देने का प्रावधान किया जाता है। किसी को सजा कैसे दी जा सकती है, ठीक है। एसएससी की तैयारी के सबसे पहले चारों सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है क्या? हाँ, पढ़ना जरूरी है। अब वो आपका मैनेजमेंट है कि आप उसको कैसे करते हैं। गौरव प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, हो गया भाई, मैंने अधिकांशों के डाउट ले लिए हैं, ठीक है। अधिकांश आप तो क्वेश्चन रिपीट ही कर रहे हैं, है ना। और एक बार थम्स अप कर दीजिए कि शायद, मतलब कोशिश तो की है मैंने लेने की, फिर किसी दिन और ऐसे ही आपके डाउट ले लिए जाएंगे, है ना। ठीक है। आर्टिकल 13 और 32 में क्या अंतर है? बेटा 13 जो है वो कहता है कि मूल अधिकार के विरुद्ध जो भी होगा उससे रद्द कर दिया जाएगा, और 32 कहता है कि मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, है ना। ठीक है। 243C जो है बेटा, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कानून बना दिया गया, ये समझिए आप, है ना। आर्टिकल 40 जो है वो तो एक प्रकार से ये समझिए कि लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, और 243C में उसको बना दिया गया, है ना। सरकारी ऑफिसर का बेटा का कोटा फैसिलिटी लेकर एक डाउट है। बेटा कितना भी हो, लेकिन ऐसा भारत में कोई प्रावधान नहीं है कि सरकारी ऑफिसर का बेटा जो है वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता। खूब ले सकता है, चाहे वो आईएएस का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, ठीक है, प्रोवाइडेड वो SC ST कैटेगरी में आता हो। ओबीसी में उसे क्रीमी लेयर के तहत बाहर किया जा सकता है।
हाँ प्रिया, सब प्रयोग कर चुका हूँ पर कुछ और ही गड़बड़ है मेरे। एक्चुअली क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम फूड इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद डाइजेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरेंडर करके रहता है, मतलब पता नहीं कुछ गड़बड़ रहती है। चलिए खैर कोई नहीं, पढ़ाएंगे तो सही हो जाएंगे एकदम। आइए पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने से ध्यान बढ़ जाएगा, यूनानी थेरेपी है ये, ठीक है। यूनानी थेरेपी है कि ध्यान बढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू कर दो, अपना ध्यान कहीं और लगा दो और सब सही हो जाता है ना। अरे कुछ नहीं, सब मस्त हो जाएगा। आइए सुनिए सुनिए सुनिए, कोई नहीं, अपना अभी थर्ड पार्ट बच रहा है, वो पढ़िए, है ना। थर्ड पार्ट क्या है, आज तो खूब भर भर के क्लासेस आई नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहिए, ध्यान बढ़ा दो। ये हमारे पिताजी कहा करते हैं कि बेटा जब तुमको नींद आने लगे ना थोड़ी दौड़ लगा लो। हमने कहा क्यों भाई, नींद आ रही है? बोले नहीं, ध्यान बढ़ जाएगा। आइए, तो साथियों यहाँ पर हमने आपके सामने तो सबसे पहले सोशलिस्ट कंसेप्ट क्या है वो बता दिया। नंबर दूसरा, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि सोशलिस्ट के साथ साथ गांधीयन आर्टिकल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया। याद हम कर लेंगे, उसका लोड 1% भी मत लीजिए, है ना। उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल मान लेंगे आपकी बात। अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, इसको आज खत्म करना जरूरी है ताकि फिर नया चैप्टर शुरू किया जा सके। अब तीसरी चीज आती है साथियों, वो क्या होती है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि बुद्धिजीवी लोग जिस तरह की बातें कर सके, है ना। हाँ भाई अरशद, ईद मुबारक, आप सभी को ईद मुबारक। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, लिबरल इंटेलेक्चुअल इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिसको पढ़े लिखे लोगों के ऊपर बात की जा सके, जो कि सामान्य के बातों में समझ में ना आती हो। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये लाइन जैसे मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि सबको समान क्या कहते हैं ना उसको, नौकरी में समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, सबको समझ में आएगा। मातृत्व तो अवकाश मिलना चाहिए, सबको समझ में आएगा। यानी मुद्दा ये है कि सबको बातें जो समझ में आ जाएं वो साधारण प्रकार की हैं, लेकिन जो बहुतों के ऊपर से चली जाए, मतलब जनमानस के ऊपर से, आप किसी, मतलब आप ऐसे नहीं कि सर मैं तो ऐसा ढूंढ ही लाऊंगा जिसको ये भी नहीं पता होगा कि इक्वल वेजेस क्या होते हैं, मैं तो ऐसा ढूंढ ही लाऊंगा सर, मतलब पंचायती राज क्या होता है उसको नहीं पता होगा। वो बात सही है कि आप ढूंढ तो कुछ भी लाएंगे, लेकिन मैं अगर एक मेजोरिटी की बात करूं, जिसे आप खुद भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी गांव में या शहर में गए, आपने वहां पर बात करी कि समान नागरिक संहिता से कौन क्या समझता है, तो आधे से लोग वहां समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है इसका मतलब। वो वही रटी रटाई भाषा बोलेंगे कि जो उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सिखाई है ना। मतलब हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे, जबकि वास्तविकता में केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सबके लिए है। केवल दो धर्म नहीं है इसमें, जितने भी धर्म भारत में एग्जिस्ट करते हैं सब है, ठीक है। अब कुछ लोग बफर बफर भी कर रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बता दीजिए क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ। हालांकि ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि रोज की बात है आप लोगों की, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए कि सुना गया आप लोगों को। हाँ, तो जिनका नेट खत्म हो जाता है वो मतलब बफर की बातें लिख रहे होते हैं, ठीक है। इस समय तक नेट खत्म हो जाता है, 1G पे शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो बौद्धिक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने, आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो पनवाड़ी चर्चा करता है कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। पनवाड़ी कोई बुद्धिजीवी है क्या? मैंने कहा भाई पनवाड़ी से भी अगर सीखने बैठ जाओगे ना कि समान नागरिक संहिता से आप मीनिंग क्या समझते हो, तो बस वो एक ही पॉइंट बताता है कि हिंदुओं में एक शादी अलाउड है और मुस्लिमों में कितनी भी शादी अलाउड है। वो एक ही पॉइंट बताता है कि हमारे यहाँ डिवोर्स कानून के तहत होता है, वहां तलाक 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 बोल दो सब बस हो जाता है। ये दो पॉइंट के अलावा उसको कुछ नहीं पता। वो जो थड़ी पे चर्चा है ना, बिल्कुल बस उतना ही पता है उसको। बस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हट करके क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भारत में आज भी जितने भी कानूनों के तहत सजा का प्रावधान है, आपको मालूम होगा हमारे यहाँ विवाह के कानूनों में भी, हमारे यहाँ विवाह के कानूनों में भी 3 प्रकार के कानून सरकार के द्वारा मान्य हैं, जिसमें से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1956, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत विवाह कानून। इतने सारे कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इवन हिंदुओं में भी 2 प्रकार के कानून हैं। एक कानून कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, और एक कानून कहता है अगर कोई हिंदू में इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो वो स्पेशल सेक्शन में चला जाएगा, इंटर रिलीजन कर रहा है तो वो स्पेशल सेक्शन में चला जाएगा, है। अगर वो मतलब सेम सेक्स मैरिज कर रहा है तो वो उसमें चला जाएगा। तो कहने का अर्थ मतलब ये हुआ। हाँ, एक विद्यार्थी ने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जिसका नाम है ऋतिक रोशन सिंह। अच्छा, आप वही तो नहीं हो कि मैं ऐसा क्यों हूं वाला सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है सर? नहीं नहीं, वो गाना पर सूट बैठता है ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूं।
बिल्कुल सही है आपके ऊपर, है ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ है? मस्त रहो बेटा, है कहीं आप ही के बीच में है, आपको नहीं दिख रही। ठीक है, तो मुद्दा समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल कानूनों के अंदर समानता लाने की बात करता है। कि बोले जब आप बात करते हैं कि इंडियन पिनल कोड, आज भी साथियों मैं आपको बताऊं कि भारत में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह होते हैं। केवल विवाह की बात नहीं, विवाह होना, तलाक होना, संपत्ति का निस्तारण होना, है ना। और क्या बोलते हैं, क्या एक प्रकार से ये समझिए कि जीवन का जब अंत होता है तो दफन होना, डेथ सर्टिफिकेट बनते समय काजी की उपस्थिति होगी, कि मौलवी की उपस्थिति होगी, कि पंडित की उपस्थिति होगी, ये सब बातें, है ना। तो ये सब बातें जो है मेरे प्यारे साथियों, ये कॉमन सिविल कोड के अंदर आती है। तो कॉमन सिविल कोड से मतलब ये नहीं है कि केवल हिंदू मैरिज, सबको साथ में रखते हुए, ठीक है। ये केवल बुद्धिजीवियों के विकास की बात थी, बुद्धिजीवियों को ही पहले ऐसी बातें पता हुआ करती थी, इसको आपने लिबरल कैरेक्टर में रखा। दूसरा, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। अब ये ऐसी चीज है ना कि आर्टिकल 45 को सुनकर के आप पूछेंगे कि सर इसमें कौन सी बुद्धिजीवी वाली बात हुई है। सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो पल जाते हैं। मैंने कहा दिक्कत यही तो है कि सभी ये जानते हैं, कि सभी लोग ये जानते हैं कि बच्चे पल जाते हैं, लेकिन किसी को शायद ये नहीं पता होता कि बच्चे जो पल जाते हैं नामक शब्द से पलना शुरू होते हैं, असल में वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब हमारे देश में कहानियां इस प्रकार चलती हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप है, पैदा हो जाएंगे तो सरवाइव भी कर जाएंगे। मतलब पैदा हो गए तो सरवाइव भी कर जाएंगे, ये हमारे लिए एक मतलब भगवान का प्रसाद है, आशीर्वाद है। हम घंटे बजा बजा करके इतनी बड़ी आबादी कर लिए। कल सवाल पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हम चाइना से आगे निकलने वाले हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है साथियों कि हमको आवश्यकता है कि चाइल्डहुड केयर किया जाए, बचपन संवारा जाए, और एजुकेशन फॉर ऑल सुनिश्चित की जाए ताकि माल न्यूट्रिशन जैसी चीज से बचा जा सके। ये कैसे हो सकता है? तो इसी के लिए भारत के अंदर पोषण अभियान चलता है, मातृत्व विकास अभियान चलता है। ये जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो इसी के कारण चलती हैं। ये अच्छों को समझ में नहीं आता। एक बार मैं ऐसे ही एक बहुत बड़े विजनरी की बातें सुन रहा था, तो उसने कहा कि आपको लगता है कि बच्चों को आंगनबाड़ी में सही से पोषण उपलब्ध करा दिया जाए तो बच्चा जो है वो चाइल्डहुड केयर कर जाएगा। तो आपको पता है, आप लोगों को लगता होगा कि बचपन संवारने से मतलब है कि बच्चा 0 से 6 साल का जब है तो उस स्थिति में उसको सही से पोषण उपलब्ध करा दो, है ना। और उसको पोषण उपलब्ध करा देना जो है वो चाइल्डहुड केयर में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, गर्भस्थ माँ का पालन करना, गर्भस्थ माँ के पोषण को सुनिश्चित करना भी चाइल्डहुड केयर में आता है। क्योंकि 0 से लेकर 6 तक ही चाइल्डहुड नहीं है। अगर माँ के पेट में से ही बच्चा अगर सुपोषित जन्म लेता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। अगर लैक्टेटिंग मदर का अगर बच्चा मिल्क यूज करता है तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों ने मातृत्व पोषण अभियान शुरू किया। अब तक ऐसा लगता था कि बच्चों को खिलाओ, माँ को मत खिलाओ, माँ का तो क्या है। लेकिन फिर ये समझ में आने लगा सरकारों को भी, इसलिए मातृत्व के समय पर ही अब सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। गर्भस्थ माता को एक साधारण सरकारी अस्पताल में आर्थिक लाभ के साथ साथ उनकी एक अच्छी चिकित्सा सुविधा, जिसके माध्यम से वो सरकारी सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से डिलीवरी कर सकें, ये सारी बातें की जाती हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है अल्टीमेटली, ये लिबरल कैरेक्टर है ना। अच्छा, लेकिन यही वो आर्टिकल है जिसमें कि पहले 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन मेंशन किया हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन का प्रावधान करेगी सरकार, लेकिन उसे यहां से हटा करके मूल अधिकार में ले जाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। तो जब वहां ले जाया गया तो ऐसी स्थिति में यहां पर आर्टिकल खुला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए यहां आर्टिकल में 0 से 6 भर दिया गया। आ गई बात समझ में? 0 से 6 तक का जो पार्ट है वो आर्टिकल के अंदर भर दिया गया। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद तीसरा क्या है? इसके बाद है साथियों, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। फिर आप पूछेंगे अरे सर ये कौन सी बात है, इसमें कौन सी लिबरल बात है? आपको इसमें क्या लग रहा है कि सर इसमें मतलब बहुत बड़ी चीज है कि मतलब ये बुद्धिजीवियों की बात है? इसमें आपको ऐसे कहाँ फीलिंग आ रही है कि बुद्धिजीवियों की बात है? मैंने कहा भाई, आज एक ग्रामीण किसान जो है वो परेशान तब तक है जब तक उसे मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं पता है। जिस दिन उसे एग्रीकल्चर के अंदर जो वैज्ञानिक विधियाएं पता चल गई हैं,
तब तो पढ़े पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके आजकल एग्रीकल्चर करने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉडर्न एंड साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक लाइन पर एग्रीकल्चर अगर होने लग जाए ना, तो इंडिया को इंडस्ट्रीज की जरूरत ना पड़े, इतना स्कोप है इंडिया में। समटाइम्स तो मेरे भी ख्याल ऐसा आता है कि एग्रीकल्चर की जानी चाहिए। ये बहुत ही अल्टीमेट चीज है। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं, जो चल रहा है बस उसको पकड़ लिया जाए। 1000 तरह के विकल्प हैं अगर आप सोचते हैं तो। आप पूछेंगे कहाँ सर, हमारे तो खेती बाड़ी है, अनाज पैदा करते हैं, चल देते हैं। आप सब वो कर रहे हैं जो कि सब कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। बोले इसके अंदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, हमारे बहुत सारी चीजों में धर्म आड़े आ जाता है। जैसे अगर कोई हिंदू है तो वो सोचेगा कि मैं पोल्ट्री फार्म नहीं लगा सकता, है ना, मैं मुर्गी पालन जो है वो नहीं कर सकता, फिशी कल्चर मैं नहीं कर सकता, झींगा पालन मैं नहीं कर सकता, मशरूम को उत्पादित मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसमें इतना स्कोप है, अगर आपने 1 बीघा खेत के अंदर मशरूम लगा लिया ना, तो जो आप 10 बीघा से कमाते हैं वो 1 बीघा खेत से कमा सकते हैं, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि हमारे आड़े आ जाती हैं चीजें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये कैसे हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। जैसे आपको मालूम है कि हम सब लोग खेती के बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, सर पानी नहीं है, यो नहीं है। साइंटिफिक सिस्टम कहता है आप खेतों में जहाँ रेगिस्तान है, आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, आप राजस्थान को समझते होंगे कि राजस्थान पूरी तरह रेगिस्तान है। साथियों, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश आती है ना, हमारे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पैसा वहीं से आता है। आप जान नहीं पाएंगे इस बात को। बोले कैसे सर? बेटा, हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, ये क्षेत्र बिल्कुल 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर ऐसी ऐसी कृषि के लिए जाने जा रहे हैं। जैसे ये अनार की कृषि कर रहे हैं, अनार का इतना जबरदस्त उत्पादन हो रहा है वैज्ञानिक मतलब तकनीक से। अनार ऐसा उत्पादित किया जा रहा है जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ रही है, अनार पैदा हो रहा है। दूसरा, जीरा पैदा हो रहा है, मतलब उस प्रकार की फसलें जो वहीं सेट बैठती हैं। तीसरा, बाबा रामदेव के लिए एलोवेरा पैदा हो रहा है, बिल्कुल, मतलब इस प्रकार की चीजें पैदा हो रही हैं जिनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता है। एलोवेरा, जिसको कि आप लोग रेगिस्तान की फसल मांगते हैं, वो लाखों रुपए कमा के दे रही है लोगों को, ठीक है। हॉर्टिकल्चर लोग कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं, फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि के अंदर अगर ये जो चीजें जो मैंने आपको बताई, ये पता सबको हो सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा पैरों में बैरियर है ना, कौन करेगा? अरे छोड़ो ना यार, ये सब कहने की बातें हैं। बस ये जो मानसिकता है ना, ये 99% लोगों की होती है कि ये सब कहने की बातें हैं। 1% लोग होते हैं जो कुछ अनोखा कर जाते हैं। मेरे साथ में ही एक एडुकेटर है जिन्होंने पढ़ाना छोड़ करके 150 बीघा जमीन अभी लीज पर ली है, और उन्होंने साइंटिफिक एग्रीकल्चर शुरू भी कर दिया 150 बीघा लैंड लेकर के, रेंट पे लेकर के। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं भाई। तो मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो है ना वो अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। हालांकि वो बात है कि आप कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, मैं आपको बताता हूँ, फिर भी सुनिएगा, क्योंकि आपसे संवाद नहीं होगा तब तक देश का निर्माण भी कैसे होगा। अगर आप सोच के देखें कि आज हम अपने देश के अंदर बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन बातों में काउंटर आर्ग्यूमेंट लेके बैठेंगे, मेरी हर बात के अंदर फिर ढूंढेंगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। वो आपकी नेचर है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है सकारात्मक अथवा नकारात्मक, आप उसमें से क्या ढूंढना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मेरा काम केवल आपको ये बताना है मॉडर्न और साइंटिफिक सिस्टम है क्या, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि मैंने आपको कहा कि भैया आप अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, इनमें आप केवल गाय भैंस भी रख रहे हैं ना, बस बोले सर इनमें खर्चा बहुत आता है। मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आजकल 25,000 रुपए में बन जाता है एप्लीकेशन। कितने में? 25,000 रुपए में एप्लीकेशन बन जाते हैं बढ़िया वाले, ठीक है। एप्लीकेशन जो मतलब जो ऐप बनाते हो ना, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से सस्ता है एप्लीकेशन बनना आज के जमाने में, ठीक है। और ऐप के ऊपर मोबाइल जो आपके घर में कम से कम हर किसी के घर में कम से कम 5 से 7 मोबाइल ऐसे ही पड़े हैं सेकेंड हैंड होकर के, जो सही है लेकिन यूजलेस हो चुके हैं, आप दूसरे मोबाइल पे चले गए, उन सबके कैमरे काम कर रहे हैं। मैं ये आइडिया जाने कितनों को दे चुका हूँ, आप भी ले लो। आपने 5 गाय खरीदी या 5 भैंस खरीदी और उन भैंस के चारों तरफ कैमरे लगा दिए, चारों तरफ कैमरे लगा दिए। आप क्या खिला रहे हो गाय भैंस को ये कैमरे में दिख रहा है। कैमरे का जो आपने आउटपुट है वो दे दिया आपने अपने एप्लीकेशन पर, और आप दूध बांटने निकल पड़े नजदीकी शहर में। नजदीकी शहर में दूध बांटने निकल पड़े, दूध बेचने गए, बोले सर मेरा दूध जो यहाँ से आएगा गाय और भैंस का, मार्केट में चल रहा है सर 62 रुपए लीटर, 65 रुपए लीटर, मैं 80 रुपए लीटर बेचूंगा।
दूध वहां से चलेगा और आप तक आएगा, तब तक पूरा कैमरे की निगरानी में और सीसीटीवी निगरानी में होगा। जहां से चलेगा वहां से और जहां तक आएगा वहां तक, ये पूरा सीसीटीवी। और मैं एयर टाइट बोटल्स में पैक करूंगा। अगर उसके ऊपर से अगर पैकिंग कहीं से भी खुल गई, आप उस दिन का दूध फ्री में ले लेना। बोटलिंग, बोटलिंग सबसे सस्ता काम है। गाय भैंस के आगे सीसीटीवी की सर देखिए मैं खिलाता क्या हूँ ये आपको पता रहेगा। भाई मैं शहर में तो गाय भैंस पाल नहीं सकता, मेरे गांव में गाय भैंस है, ठीक है। मैं वो मतलब गाय भैंस के चारा क्या खिला रहा हूँ, उनको दाना कैसा दे रहा हूँ, सब आपकी आंखों के सामने जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनमें आप देख लीजिए, जहां देखना देखते रहिए। अब आप मुझे ये बताइए, इस आइडिया को सुन के ही आप इस आइडिया को सुनते ही आपके दिल में गूज बम्स आने लग गए कि यार ऐसा हो सकता है। कि बिल्कुल, क्योंकि पैसे वाले लोग जो है ना वो प्योरिटी के लिए पागल है। जिनके पास पैसा है ना, मतलब पूरा शरीर खर्च करके पहले पैसा कमाया और कमाए हुए पैसे से फिर शरीर पाया। यही तो भारतीय लोग करते हैं, पहले अपने आप को पूरी तरह खर्च कर देंगे और फिर पैसा कमाएंगे, और फिर जो पैसा कमाया है उससे खुद को पाने में, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे उसके लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ने की कहाँ कमी है, पकड़ लो इन सबको। हाँ, जैसा मैं सही। और ऐसा करके आप जैसा भी चाहें। अच्छा, ऐसे ही आपने जहां सब्जियां बो रखी हैं, उन सब्जियों में आप क्या डालते हैं, गाय के गोबर से लेकर के वहां पर लगने वाला जो हली तक है, वो सब जो है वो कैमरे में रखिए आप। सर ये सब्जी यहाँ से पैदा होकर आ रही है, ये मेरा वो रहा जीपीएस मॉनिटर सिस्टम रहा। अब ये बंदा यहाँ से लेकर निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। ट्रैकिंग आपको मिलेगी, या तो आप जाके ले लो या यहाँ जाके ले लो। बोलिए। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको सिखाती हैं कि ये साइंटिफिक सिस्टम है, इसको आम आदमी नहीं करना चाहेगा। आम आदमी के लिए क्या है, यार यार कौन करेगा। आप लोग, यही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इसीलिए तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल सिस्टम है क्यों, क्योंकि इसको हर आदमी नहीं कर सकता ना। हर आदमी नहीं कर सकता। पनवाड़ी की दुकान पे चर्चा करोगे, अच्छा आप किसानों को देखते हो यार, वो तो बड़ी बड़ी, आप देखिए पंजाब का जो किसान है आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है, किसान होकर के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस साइंटिफिक सिस्टम को पकड़ा है। आप भी समझ लीजिए आपके क्षेत्र में भी, और तमाम चीजें हैं जी। आप सिंपल कृषि कर रहे हैं, सब्जी बो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाइए, वो सिर्फ पैसा खर्च होगा। अरे भाई सरकार लोन दे रही है, आप पकड़िए ना इस चीज को। सोलर सिस्टम पर लोन दे रही है, ड्रिप इरिगेशन पर लोन दे रही है, आपके पास 1000 चीजें करने के लिए। करिए। वो सिर्फ कहना आसान है, तो भैया इतना ही आसान होता तो फिर हर आदमी कर लेता ना, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। मतलब समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस चीज को समझें। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब चीजें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कितनी लिबरल है। आ गई बात समझ में? मैं ऐसे ही, मतलब आप भी सोचते होंगे ना कि मैं वीडियोस में क्या वीडियोस देखता हूँ। मैं वीडियो देख रहा था एक दिन, एक आदमी का उसका वीडियो आ रखा था कि वो यूएस से पढ़ के आया और उसने मछली पालन शुरू किया, और बकायदा उसने खेत में मछली उगा रखी है। आप पूछेंगे खेत में मछली उगती है क्या? बिल्कुल, उसने छोटे छोटे पॉन्ड बना रखे हैं, मछलियों का बीज लाता है, मछलियां उगती हैं वहां पे, मतलब वो लार्वा लेके आता है टेडपॉल और उनको बड़ा करता है, उसको मछली उगाने कहते हैं। हालांकि मछली पालन है वो, ठीक है, एक्वा फार्मिंग। और बढ़िया वो बताता है कि मैं ऑन एन एवरेज 1 बीघा खेत से 4.5 लाख रुपए साल के कमाता हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा कि 4.5 लाख रुपए थे साल भर की 10 बीघा 15 बीघा जगह की खेती का कमाई नहीं है। अलग है, तो इन चीजों में विचार करिए, ये बहुत अलग। भारत जो है ना वो कन्वेंशनल सिस्टम पर चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपके जेब में रोकड़ा होगा उस दिन सिस्टम सब बदल जाते हैं, लोग आपके रास्ते पर चलने लगते हैं। एनीवे, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी। अच्छा, अब एनवायरमेंटल, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि शेर बचाना चाहिए, शेर बचाना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इंसान तो बच नहीं रहा, शेर बचाना चाहिए। ऑब्वियस ही बात, तर्क तो तुरंत आएगा। और ये ऐसा तर्क है जिसको सुनते ही ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ सर क्या बातें कर रहे हो, शेर क्यों बचाऊं मैं, खुद तो बच नहीं रहा मैं। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी भी, तुमको भी तुम्हारा जीवन संकट में है, तो शेर क्यों बचाएं, टाइगर क्यों बचाएं। और सरकार सर इतना पैसा टाइगर पे खर्च कर रही है। अगेन ये बात आम आदमी को तो समझ में नहीं आई ना। गलती से अगर कहीं पर, हाँ बिल्कुल, अभी जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को रिसेंटली जब ऑक्सीजन की कमी आई तो ये लगा कि हाँ यार टाइगर बचाना चाहिए। लेकिन अगर कभी कहीं किसी गांव में शहर में टाइगर घुसा है ना, ऐसा लोग पत्थर लेकर के दौड़ने लग जाते हैं। मैं अभी एक मूवी देख रहा था, कौन सी मूवी देख रहा था भूल गया, मुंबई सागा करके मूवी थी, उसमें डायलॉग था, हालांकि फर्जी मूवी थी फिर भी देख ली क्योंकि देखनी होती है मेरे को। उसमें एक डायलॉग था,
जब तक जंगल में शेर होता है लोग उससे डरते हैं, लेकिन जब शेर जंगल छोड़ के शहर में आ जाता है तो उसे मारने टूट पड़ते हैं। फिल्मी डायलॉग था, फील जरूर आई मेरे को इसमें, और मैंने इसको आपके लिए यूज कर लिया। अगर टाइगर आपके क्षेत्र में आ जाए तो आप उसको मारने कूद पड़ेंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि टाइगर जो है उसी की वजह से आप लोग जिंदा हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, टाइगर की वजह से हम लोग जिंदा हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई टाइगर है तो पर्यावरण है। टाइगर इज द की स्टोन स्पीसीज, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाए तो कम है, और करती है सरकार टाइगर बचाने के ऊपर। बोले सर ये कैसे? बोले भैया ये ऐसे, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सबकी संख्या को नियंत्रित करके बैठा हुआ टाइगर। बोले गजब बात कर रहे हो, वो तो पेड़ खाता ही नहीं है। मैंने कहा यही तो बात है कि आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप लिबरल नहीं हो, आप बौद्धिक नहीं हो, बुद्धि नहीं है ना। बुद्धि होगी तो समझ में आएगा। बोले आप समझा दो, आप में है ना बुद्धि, आप समझा दो। मैं चलो मान रहे हो तो बता देते हैं। बात यह है साथियों कि जितने भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, इन पेड़ पौधों को खाने के लिए छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं। हिरण घूम रहा है, गाय, बकरी, ये सब घूम रहे हैं, है ना। इन सबको खाने के लिए कोई एक और बैठा हुआ है। अगर वो मर जाए, अच्छा चलो और छोटे लेवल पर लेके चलते हैं। छोटे छोटे लेवल पर अगर आप देखें तो खरगोश है, छोटी बिल्लियां हैं, चुईयाएं हैं, ये भी कुछ ना कुछ खाने लग रही हैं। मतलब एक प्रॉपर चेन है, जिसको एक खा रहा है, दूसरा उसको खा रहा है, तीसरा उसको खा रहा है। टाइगर वो प्रजाति है जिसको कोई नहीं खाता है। टाइगर मरता है तो सड़ता ही है, क्योंकि उसको सबका पाप लगता है कि तूने सबको खाया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि जब आप बात करते हैं गिद्ध की, तो मैंने आपको बहुत बार आपको बताया भी है, वल्चर्स। वल्चर्स की मौत इस समय सबसे बड़ा विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि वल्चर्स जो हैं ये जब से मरे हैं तब से मतलब जानवर सड़ रहे हैं। आप देखिए ना, पहले गिद्ध जो थी वो बहुत उड़ा करती थी और हम उसे बुरा मानते थे कि यार गिद्ध उड़ रही है, कैसा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इंसान ने गाय भैंस को डाइक्लोफेनेक नामक इंजेक्शन दिया दर्द से निपटने के लिए। वो डाइक्लोफेनेक गिद्ध के शरीर में पहुंचा, पूरी गिद्ध समाप्त हो गई। गिद्ध थ्रेटन्ड स्पीसीज में पहुंच गई। गिद्ध जो है वो डाइक्लोफेनेक खा करके थ्रेटन्ड हो गई। क्यों थ्रेटन्ड हो गई? वो गिद्ध का काम क्या था? अरे भैया वो स्कैवेंजर्स थे। वो बची हुई जो मरी हुई लाशें होती थी गाय भैंस की, उनको खा करके खत्म कर देते थे। वो आप तक कचरा ही नहीं पहुंचते थे, खराब हवा नहीं पहुंचने देते थे, जिसकी वजह से पानी में कोई गंदगी आए, हवा में कोई गंदगी आए। देख लीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी पर्यावरण के अंदर सेफ गार्ड्स की स्कीम चलाई जा रही है ना, पर्यावरण को संरक्षित रखने की। आज मैं अगर आपको पर्यावरण संरक्षण पर कुछ बोलने लग जाऊं, भाषण बोलने लग जाऊं, तो आप कहेंगे ये शिट है यार, ये क्या पढ़ाने लग गया, पर्यावरण पर्यावरण। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, अगर याद हो 3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रेटर निकोबार में केंद्र सरकार के द्वारा वो चलाया जा रहा है, 75,000 करोड़ रुपए डेवलप करके सिंगापुर जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। याद है मैंने पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया तो मैंने उसमें कहा कि इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल गए हैं। लोगों में खुशी थी, वाओ एनवायरमेंट क्लियरेंस, अरे मरेगा तो मर जाएगी मछली। क्यों? क्योंकि हमें लगा था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, बहुत सब कुछ हमें अच्छा अच्छा दिखेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा दिखेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जिस कॉस्ट पर आप उसे कर रहे हो ना, वो इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता है। बस फर्क इतना है, लॉन्ग रन में ऐसा दिखता है कि हर आदमी यही चिंता कर रहा होता है, काश भगवान इस बार बचा ले, अगली बार नहीं करूंगा। आज ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी है ना, अगर समय सही होता तो डॉक्टर्स ये ना कहते कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके बैठे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोई मास्क थोड़ी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है उसमें से जो 19% ऑक्सीजन है उसे सेपरेट करके आपको दे रहा है। अगर ज्यादा अच्छा होता तो डॉक्टर्स आपसे कहते खुली हवा में सांस लो, कोरोना दूर भाग जाएगा। लेकिन खुली हवा हमने छोड़ी कहाँ। हमने खुली हवा में इतना प्रदूषण मिला दिया, इतना प्रदूषण मिला दिया कि उसको ढंग से ले लिया जाए तो आदमी मर जाए। अगली बात समझ में, इसलिए कंसंट्रेटर का आविष्कार हुआ। कंसंट्रेटर ने ये थोड़ी कि ऑक्सीजन बना दिए, कंसंट्रेटर ने तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में से निकाल के आपको दे दिया है। ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री तो अलग हटाइए आप, ऑक्सीजन प्लांट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। कंसंट्रेटर एक मशीन है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है, हर आदमी उसी को दान करने की बात कर रहा है। हमने इतने कंसंट्रेटर दान कर दिए हैं। क्या वो है जो कि 100% आप अगर एयर देखते हैं, मैं सांस जब ले रहा हूं तो इसमें से 75% के आसपास नाइट्रोजन भी अंदर जा रही है। कंसंट्रेटर नाइट्रोजन को हटा दे रहा है, केवल इसमें से 20% ऑक्सीजन को इकट्ठा करके एकत्रित करके 100% ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है। बस ये है बात। ऑक्सीजन प्लांट तो अब आ रहे हैं जो ऑक्सीजन बनाएंगे, सिलेंडर्स में भरेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। तो वैज्ञानिक चीजें समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और दिमाग जो है
वो बौद्धिक स्तर पर ही समझ में आता है। तो सरकार के द्वारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो बनाया 1972 बनाया, वो सब इसी के लिए तो बनाया। आई बात समझ में? और कुछ भी समझ में आ रहा हो तो थम्स अप जरूर करते रहना, थोड़ी मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी। आ गई बात समझ में? है इंटरेस्टिंग बात है, मतलब आपको लिबरल भी बातें लिबरल तरीके से समझ में आ रही होंगी कि हर बात में तो दम है यार, ये चीज सही कह रहे हैं सर, है ना। आर्टिकल 49, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरी इंटरेस्ट। अब कई लोग जाते हैं वहां लिख करके आते हैं, मुकेश लव्स संगीता, मुकेश लव्स श्यामा, श्यामा लव्स पिंकी, पिंकी लव्स फतालाना सिंह, ढिमकड़ा सिंह। वो जाते हैं और इतनी बड़ी इमारत पर जिसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उन करोड़ों रुपए खर्च करने वाली बिल्डिंग पर अपने लव की पहचान लिख करके आ जाते हैं, अपने अपने प्यार की पहचान लिख करके बढ़िया बढ़िया टूटे दिल, सादे दिल, सारे दिल बना के आ जाते हैं। तो भैया ये जो क्रिएचर हैं, जो ये काम तीर मार के आते हैं, अपना नाम लिख करके आते हैं, इनको अगर मैं समझाने लगूं कि यार गुरु इन सब चीजों को मत लिखो, ये कोई देखने नहीं आ रहा है, शौचालय पे लिखा नाम और दीवार पे लिखा नाम, इन्हें सब लोग बस देख के हंसते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। कई लोग शौचालय में लिख के आ जाते हैं, मेरा इंतकाम देखेगी, पता नहीं किस चीज को वो इंतकाम कहते हैं, है ना। तो जिससे खुन्नस होती है उसका शौचालय में नंबर लिखाते हैं, गजब ही, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन भाई साहब। तो मुद्दा ये कि उन क्रिएचर्स को अगर मैं समझाने लग जाऊं कि यार ये तो तुम कर रहे हो ना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है, वो कहेगा पहले हमको तो पीढ़ी में कंसीडर कर बाबा। हमने कहा हाँ, क्योंकि तो लिबरल है ही नहीं, लिबरल है ही नहीं, तेरे अंदर दिमाग है ही नहीं, कहां से समझ लेगा भाई। एक बात बताओ, अगर मैं किसी को ये प्रवचन दे दूं, है ना, अगर मैं किसी को ये प्रवचन दे दूं कि यार भैया ये दीवार पे मत लिखो, अब वो अड़ गया, क्यों नहीं लिखूं, है क्यों नहीं लिखूं बताओ। हाँ यार ये बात तो सही है। अब मैं तेरे को अगर समझाने बताऊं, हाँ पढ़े लिखों को समझा सकता हूँ, जो मेरी क्लास में 2-4 हैं, समझने का वो प्रयास करेंगे तो आ जाएंगे। क्या है सर? सर देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पुरातन काल में मेरे जो बुजुर्ग थे या पूरे पूर्वज थे, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, अगर उन उपलब्धियों को मैं याद कर लेता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूं। हिंदुस्तान का आत्मसम्मान, ग्लोरी तब तक खोई हुई थी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता खोजी नहीं गई थी। किसी को पता हो तो बता दो, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला अवशेष कब खोजा गया था? 1921 में। 1921 तक अंग्रेजों ने हमें गंवार कहा हुआ था, स्नेक चार्मर्स, सपेरे, पगलेट, गंवार। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इन लोगों का कोई इतिहास ही नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए। और अंग्रेज खुद के लिए कहा करते थे कि ईश्वर ने हमें भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि तुम लोग गंवार हो, हमारे ऊपर ईश्वर का मतलब बर्डन है कि तुमको सुधारें। अब सोच के देखो कि अगर दयाराम साहनी के प्रयासों से आपको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मिलती, खोदाई में अगर आपको ये प्राप्त नहीं होता, तो क्या भारत का ये आत्मसम्मान और गौरव लौट के आता कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है ये पढ़ना चाहिए? बोलिए। अगर आपको यही याद रहता जो समकक्ष चल रहा है, जब आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको फील आती है यार उस समय के लोग भी, सोच के देखो, आज से 2500 साल पहले भी लोग जो थे वो पक्के मकानों में रहते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, पीने के पानी की जगह अलग होती थी, राजा के घर अलग होते थे, सब चीजें, राजा प्रजा जनता सब कुछ अलग होता था। अब आप सोच के देखिए, जब ये सुनते हैं ना तो फीलिंग आती है यार भाई साहब ये है चीज। तो रेड ब्रिक्स उस समय मिली थी, ग्रिड सिस्टम उस समय मिला था, जब सुनते हैं तो दिमाग में एकदम झन्नाटा आ जाता है कि यार ऐसा भी हुआ करता था। बताओ, आता है फीलिंग? फिर आता है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये चीज है यार, ये तो भाई। फिर आप लोग ये चीज देखते हैं, हाँ जी। तो अभी क्या, अच्छा दूसरा क्या है? अब दूसरा ये है साथियों कि आप देखिए, हम लोगों को जितना पता था, क्योंकि हमें मुगल कालीन इतिहास पता था, है ना, हमको मुगल कालीन इतिहास पता था, और हम लोगों को अंग्रेजों का इतिहास पता था, क्योंकि मुगलों के तुरंत बाद अंग्रेज आ गए थे, तो हमें उनके द्वारा किए गए सब कुछ पता थे।
हमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मुगलों के द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स, लाल किले, ये क्या कहते हैं, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब पता थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कभी नालंदा यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी, है। हमें ये नहीं पता था कि ग्रेट अशोका कोई राजा हुआ करता था। हमें मौर्यंस का इतिहास ही नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि हम कहां तक थे। तो अब सोच कर देखिए, हाँ, महाराज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें जब आई तो ये कैसे आई? उन बुद्धिजीवियों की वजह से जिन्हें लोग पागल समझते थे। जमीन खोदता रहता है बस। क्यों? क्योंकि हमें एजुकेशन तो देने नहीं दी। हमें एजुकेशन तो देने नहीं दी। तो एजुकेशन नहीं देने दी तो उस स्थिति में हम लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि यार हम तो बस पैदा हो गए, हम तो बस पैदा हो गए। और जब हम पैदा हो गए तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कह रहा है सामने वाला वही सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, यही बात आपको समझनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बात सिंपल इतनी सी है साथियों कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे उनके बारे में बताना ये लिबरल कैरेक्टर है। अब मैं अगर जो वो श्याम संग संगीता लिख रहा है या फिर पूजा संग महेश लिख रहा है, उसको मैं क्या समझाऊं? उसको मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा होगा? वो दो बातें मुझको और सुनाएगा, कहेगा निकल ले यहां से। आई बात समझ में? आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डांस की फॉर्म्स को देख करके कहते हैं कि सर हम क्लासिकल डांस की बात क्यों करते हैं? अरे यार, इतना पुराना इतिहास है तुम्हारा। आज तुम हिप हॉप सुन रहे हो, आज तुमने कौन कौन सी चीज सुन रहे हो जिसमें कुछ नहीं पता है। कोई केवल अश्लीलता परोस रहा है, कोई केवल अज्ञानता परोस रहा है। तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारा जो नृत्य है उसके अंदर एक एक भंगिमा का, एक एक कदम का एक मीनिंग है जिसके ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। प्राउड मोमेंट है भाई, है प्राउड मोमेंट है। आज हम लोग, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, कोई कौन सा रोबोटिक्स का डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता ही नहीं है। बस एक नई चीज चल रही है, मतलब देख के लग रहा है कि ये यूथ पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वेस्टर्नाइजेशन थोपा गया है, कहा गया है कि यही अच्छा है। आप नाट्य शास्त्र उठाइए साहब, संगीत में, नृत्य में बीए होता है, मास्टर्स होता है और यूनिवर्सिटीज देती हैं। एक एक एंगल के ऊपर जो आप देखते हैं ना, कथक कुचिपुड़ी ये करने वाले जो लोग होते हैं, इनके आंखों की, इनका एग्जाम कैसे होता है? इनका एग्जाम होता है बकायदा भाई। इनके आंखों की भंगिमा ने, यानी आंखों का एक जेस्चर, वो क्या कहा, उस जेस्चर का भी मीनिंग है, उसके मार्क्स होते हैं। आप लोग सुनते हैं ना, ये शास्त्रीय वादन, इसको यार पद्मश्री क्यों दे दिया, इसको पद्म विभूषण क्यों दे दिया? क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस में जो वो एंगल ले रहा है ना, उस एंगल से वो जो चुप रह के स्टोरी कहना चाहता है वो कह दी उसने। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके उस एक्सप्रेशन में ये आपको समझ नहीं आएगा। ये है अपना एंशिएंट इंडिया। तो भैया ये जो चीज है ना, ये लिबरल कैरेक्टर है, और लिबरल कैरेक्टर को समझने के लिए आपको ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप पूछेंगे सेपरेशन की क्या जरूरत है सर? ये वकील लोग तो वैसे बिके होते हैं, जजेस वैसे बिके होते हैं। आज भी देख लो, आज भी जजेस को कौन छोड़ता है कुछ डायलॉग मारने से पहले? जजेस के ऊपर तुरंत डायलॉग मार, अरे सर सुप्रीम कोर्ट तो वही सब डिसीजन देती है जो केंद्र सरकार कहती है। ये लीजिए, मतलब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने भी लैंडमार्क डिसीजन दे रहे, दुनिया के लोग हमारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को सुनने आए कि यार इन्होंने, आज बहुत सारे लोगों ने, हालांकि ये थोड़ा वैसा विवादित मसला हो जाएगा जिसके ऊपर कईयों के सेंटिमेंट्स प्रभावित हो जाएंगे, पार्टीबाजी हो जाएगी। अयोध्या मंदिर का फैसला आया, मंदिर का फैसला आया तो फैसले को इस बात से जोड़कर देखा गया कि ये इस पार्टी की वजह से फैसला आया। कोई ये नहीं देख रहा था कि इस मुद्दे के ऊपर 28 साल से, 28-20 साल से तो लगभग सीधा सीधा केस चला है। एक एक पहलू के ऊपर लाखों पेज की तो डॉक्यूमेंट्री बनी है, हर चीज का और हर पक्षकार का पक्ष सुना गया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के केसबाजी जो चली आ रही है, उस केसबाजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल ले लिए निर्णय सुनाने में, क्योंकि एक एक दिन एक एक लाइन लिखी गई। क्योंकि देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना है उसका महत्व सुप्रीम कोर्ट भी समझता था। लेकिन कहने वालों ने, जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी 50-60 साल की मेहनत थी, इसके ऊपर 1 मिनट में किसी एक पार्टी से उसे जोड़ करके खत्म कर दिया। इसका शासन था ना, इसलिए यह डिसीजन आया।
लाखों पेज लिखे। आपको क्या लगता है भाई, ये छोटे अपला झपला जैसे जो गुंडे होते हैं, इन पर 10-10 हजार पेज का डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, 10-10 हजार पेज का। आ रही है बात समझ में? हमें लगता है कि नहीं नहीं, किसी पार्टी, क्योंकि हम में से क्या है कि हमारे अंदर वो लिबरल करेक्टर ही नहीं है ना, जो उसके पीछे की लगी हुई 50 साल की मेहनत को समझे। हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जनता 99% को भीड़ में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि वो कन्विंस हो सकती है। लेकिन 1% लोग हैं जो इस देश में लिबरल है, और वही वास्तविकता में देश चला भी रहे हैं। बौद्धिक लोग जिन्हें आप कहते हैं, वही लोग चला भी रहे हैं। आप लोगों को लगता कि यदि ये डिसीजन गलत था सुप्रीम कोर्ट का, तो देश में जो लोग पक्षकार थे ना, जो पक्ष रख रहे थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, कौन नहीं था उसमें? कौन से समुदाय का, कौन से व्यक्ति का, कौन सी पार्टी का? मतलब देश की सर्वोच्च पार्टी के नेता तो यहाँ वकील थे, सबसे पुरानी पार्टी के नेता तो यहाँ वकील थे। देश के अंदर सबकी पैरवी करने वाला जो मतलब संगठन है, वो यहाँ पर अपना वकील लेके खड़ा था, संघ बन के खड़ा। जब ये सब चीजें हो रही थी, तब ये पार्टी के वकील ने तो ये तक बोला था कि अभी ये डिसीजन ना दें, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये हार रहा है। हाँ, आप लिख सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता ये सब पॉलिटिकल बातें। उसने ये कहा अभी ये डिसीजन ना दें, क्योंकि इसकी वजह से चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। मतलब आपको डिबेट के दौरान ही पता चल रहा था कि आप हार रहे हो। तो फिर इसको किसी पार्टी के सिर पर डाल दिया जाता है। अरे भाई, पार्टी के सिर पर नहीं है, चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कितने दिन की मेहनत है। माना कि सुप्रीम कोर्ट में 1000 चीजें गलत होंगी, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते ना, जुडिशियरी को सीधा आपने एग्जीक्यूटिव के नीचे डाल दिया कि ये तो वही क्या करते हैं जो वहां से चला रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे नहीं हो सकता ना। कुछ लोग यहाँ पे जाते जाते मुझे भी कोई ना कोई भक्ति या फिर विरोधी डायलॉग दे जाएंगे, उससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि जो चीज है वो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, और जुडिशियरी ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का खूब मेहनत की है। हर चीज पे जुडिशियरी मेहनत करती है। हाँ, कुछ बार चीजें ऐसी होंगी कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरशैडो करेंगे, लेकिन फिर से कोई ना कोई तो अच्छा आदमी आएगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस का पार्ट है, लोकतंत्र में चलती ही है चीजें। तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए। दैट मींस न्यायपालिका ना तो इसके दबाव में आएगी और ना ये जुडिशियरी के दबाव में आएगा। दोनों को अपना अपना काम करना है। ठीक है, चलिए आखिर क्या है 51वां नंबर। अब जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त चीज चल रही है, और वो क्या चल रही है? एक जबरदस्त चीज चल रही है कि देश पागल है क्या, जो इतने देशों को वैक्सीन भेज रहा है। हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हमारे अपने लोग मर रहे हैं और वैक्सीन भेजी जा रही है। भाई, मैं उनको ये लाइन बोलने लग जाऊं कि ये हमारा देश आज से नहीं। हम लोग जब कहते हैं ना, सुदामा जो थे, सुदामा अपने पास में फटे कपड़े पहन करके जब भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, तो मुट्ठी भर चावल लेके गए थे। यानी हमारे यहाँ तो सुदामा की भी इतनी हैसियत रहती है कि वो राजा को दान कर दे। हमारे यहाँ सुदामा की भी इतनी हैसियत रहती है कि वो राजा को दान कर दे। हम उस देश से बड़े हुए बने देश हैं। हमको कोई कैसे मतलब किसी एक पार्टी के नाम पर, किसी एक मजहब के नाम पर बड़ा कर सकता है? हम वो देश हैं। और ऐसा ही है, हमने अमेरिका के संकट के समय उसको दवाइयां दी, और जो सीन चल रहे थे उसमें हमने आर्टिकल 51 को फॉलो किया, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटी, ऑब्लिगेशंस, इनका हम रेस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशन। बोले मतलब क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं है। बोले मतलब क्या होता है? आपके मोदी जी यात्रा पर गए बांग्लादेश, वहां वादा करा है कि आपको हम 1 करोड़ डोजेस भेजेंगे। ये आपका वादा था, बिकॉज यू हैव योर ऑब्लिगेशंस। आप वादा कराए, अब वादा कराए तो निभाना भी है। यही है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऑब्लिगेशन। यू हैव टू फॉलो दैट मच। लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। आपने जब परिस्थितियां सामान्य थी, जिस समय देश के अंदर किसी को वैक्सीन के लिए कहा जा रहा था, कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा था। आप ही देख लीजिए, आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं पाए वैक्सीन के लिए। आप अपनी क्लास में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पेरेंट्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई। आज जब संकट आया, जब ये लगा कि यार वैक्सीन से ही बच सकते हैं, जब आपको ये लगा कि मतलब वैक्सीन से ही बच सकते हैं, तो सरकार पागल है, सरकार वैक्सीन को किसी और को बेच रही है। अरे भाई, आपका टेम्परामेंट 10 दिन में बदल गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध 10 दिन में नहीं बदल सकते। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, है ना? मतलब आप लोगों को लगता है, देखिए मतलब
वो वाली बात है कि जब इलेक्शन होने शुरू हुए ना मार्च के अंदर, तब से हुए ये अप्रैल एंड तक इलेक्शन चले, मार्च से अप्रैल के बीच में। तो उस समय वास्तविकता में हम सब ने जितना उधम मचाया है, हम सब ने मचाया भाई। आपने, मैं पूरा टूर करने निकल गया, आप भी मस्ती कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं था। वैक्सीन हमें लगता था लगवा लेंगे यार, हमको वैक्सीन लगवा के सरकार पे एहसान कर रहे हैं, लगवा लेंगे। आज परिस्थितियां उलट हो चुकी हैं। तो भाई एक बात बताओ, उस दौरान सरकार भी रिलैक्स थी कि हाँ यार कोई ज्यादा कैजुअलिटी हो नहीं रही है, तो इस समय चलो थोड़ा अच्छा ही बन लेते हैं, क्योंकि यूएन की सुरक्षा परिषद में आपको स्थायी सीट चाहिए। स्थायी सीट चाहिए तो ऐसे लोग भी तो चाहिए जो ये कह सकें कि ये संकट के समय हमारे साथ खड़ा था। तो जो चीज आपके पास है वो दो, हम निकल पड़े देने। अब हम देने निकले पड़े हैं, हम हर देश को वादे कर रहे हैं कि चिंता मत करो, हम ढूंढ ढूंढ के देश निकाल के ला रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम दे रहे हैं, हम देने आ रहे हैं। हमने वादे कर दिए, हमारी अभी डिलीवरी चली रही थी, अचानक लाशें बिछना शुरू हो गई, अचानक लाशें बिछना शुरू हो गई, और भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एकदम पैनिक सिचुएशन। नो डाउट कि वो पैनिक सिचुएशन ऐसी थी जिस समय हमें सबसे पहले अपने हितों की रखवाली करनी चाहिए थी। बट अगेन मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि ये आड़े आ जाती हैं चीजें। जिस प्रकार सरकार आपकी हालत बिगड़ी हुई हालत में भी, कोई भी सरकार, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, कितनी भी गरीबी आई, मनरेगा की वो नहीं रोकी कि भाई उसको वो मिलेगा, किसान, उसको मजदूर को उसका धन मिलेगा। सरकारों का काम है साथियों कि वो आपकी सुविधाएं बंद करके दूसरी सुविधाएं नहीं देती, जो चल रही है वो चलती रहेंगी। आज हम सरकार के ब्लेम वाले मोड पर बैठे रहते हैं एनी टाइम। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, आपने मुझे मल्टीपल टाइम सुना है, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन जब मैं ये आर्टिकल पढ़ाता हूं क्रिटिसिज्म बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं फिर एक टीचर के रूप में पढ़ाता हूं, मैं खूब क्रिटिसिज्म करता हूं। मैंने मतलब जितना सरकार के खिलाफ शायद बोला है, मैं बहुत बच्चे तो जानते ही हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन मुद्दे को पकड़िए आप। मुद्दा यह है कि कोई भी सरकार अपने लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकती, और सरकार के खजाने में आपने ऐसा कोई धन रखकर नहीं दिया, वो सारा धन आपके टैक्स से जाता है। आप जरा सोच के देखिए, बिजनेसेस बंद हैं, आपके यहाँ सारे काम रुके पड़े हैं, यात्राएं नहीं हो रही, व्यापार नहीं हो रहा, आपकी ईएमआई नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा, तो सरकार के पास वो धन कहां से आएगा जिससे वो वैक्सीन पैदा करवा सके? आई बात समझ में? ये कुछ बातें हैं। तो फिलहाल के लिए इस बात को समझिए कि अनुच्छेद 51 हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को तो आपसी समझौते से खत्म करना चाहिए, और ऑब्लिगेशंस जो ट्रीटी हैं उन्हें कैसे खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उम्मीद है आज आपको लिबरल कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, लिबरल कैरेक्टर होता क्या है। तो भैया बात ऐसी है कि आप अब मुझे किस धड़े में रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे ये पढ़ाना था कि लिबरल क्या होता है। ये बातें समझने के लिए अगेन कुछ एक परसेंटेज लोग ही हैं जो इन बातों का महत्व समझ पाएंगे, जो कुछ एक परसेंटेज लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे। इसीलिए ये लिबरल आर्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक रूप से ही लोगों को समझ में आते हैं। आई बात समझ में? एक विद्यार्थी तो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए, कह रहे हैं कि उन्हें भी टीचर बनना है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। तो देश इन्हीं दिशा में काम करता है। ठीक है बेटा, आज मिलते हैं शाम 7:30 बजे फिर एक जबरदस्त विषय के साथ, इशू के साथ। ठीक है, गंगा की लाशों पर चर्चा होगी, वहां हमारा दूसरा रूप देखिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।